कातिल कोरोना के त्राहिमाम की तस्वीरें हम सब ने देखी। इस वायरस के दिए दर्द की गूंज अब तक है। जिसने भी वायरस की तबाही का मंजर देखा, उसकी आंखों में वो इल्म आज तक दिखता है। लेकिन अब और बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा है, जिससे बचने पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर पहले आप गौर करिए। कोरोना काल में एबीपी गंगा का जागरूकता अभियान। एबीपी गंगा आपको बताएगा वायरस से बच्चों को बचाने का विजयी प्लान। एबीपी गंगा पर एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कैसे कोरोना की तीसरी लहर में रहें सावधान। एबीपी गंगा पर विशेषज्ञ बताएंगे ब्लैक फंगस से लड़ने का बुलेट प्रूफ कवच। खास पैनल के साथ एबीपी गंगा पर जानिए क्या है महामारी का सुरक्षा कवच। महामंथन में जानिए महामारी को मात देने वाला मैजिकल फॉर्मूला। एबीपी गंगा पर आने वाले खतरे की सबसे बड़ी पड़ताल। आखिर कब खत्म होगा कातिल कोरोना का कोहराम। कातिल दुश्मन को निपटाने का क्या है फुल प्रूफ प्लान। प्रदेश के बड़े डॉक्टर बताएंगे कोरोना के संग कैसे लड़ें फंगस से जंग। एबीपी गंगा पर महामंथन में जानिए कोरोना से बचाने में कितना कारगर होम्योपैथिक इलाज। एबीपी गंगा पर आज सबसे बड़े पैनल के साथ जानेंगे कोरोना का संजीवनी मंत्र। और इस बहुत ही गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने का प्लान हमें बताने जा रहे हैं डॉक्टर दिव्यांग पाठक। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर मनदीप बसु हमारे साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे कि ब्लैक फंगस के कहर से कैसे बचें आप, आंखों की सुरक्षा कैसे की जाए इस दौर में। और हमारे साथ आगे जुड़ेंगे होम्योपैथी का इलाज इस मामले में कितना कारगर हो सकता है, ये बताने के लिए डॉक्टर एसपीएस बख्शी। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर दिव्यांग पाठक, बार बार ये बात सामने आ रही है कि बच्चों को तीसरी लहर में ज़्यादा खतरा हो सकता है, वो ज़्यादा बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं और इसलिए विशेष तैयारी की जा रही है। बहुत सारे राज्यों में हम देख रहे हैं स्पेशल बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जो ट्रीटमेंट उसके लिए आवश्यक है उसकी बात की जा रही है। सर, आप इस खतरे को कैसे देखते हैं और किस उम्र के बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं या क्या इसमें संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है, ये अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। क्योंकि छोटे बच्चों को, जहाँ तक बच्चों में भी कैटेगरीज होती हैं कि बहुत छोटे बच्चे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं, एडोलेसेंस टाइप के बच्चे। तो छोटे बच्चों में अगर देखा जाए तो अभी भी संभावना ये है कि उनको बहुत कम प्रभावित होंगे या संक्रमित तो वो पहले से हो रहे हैं, लेकिन क्या वो सीरियस होंगे? वो सीरियस होने की संभावना कम है। जो अभी तक है कि बच्चों को जितनी भी सीरियसनेस होने की संभावनाएं हैं, ये ओवरऑल जो देखा जाए तो ये कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि थर्ड वेव आने की संभावनाएं हैं। जो एज ग्रुप जो इसमें प्रभावित होने की संभावनाएं ज़्यादा ये दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि शायद 15 या 16 साल या 12 साल से लेके 20-25 साल तक के लोगों को इसमें ज़्यादा सीरियसनेस की संभावनाएं हैं। लेकिन छोटे बच्चे अभी भी उसमें स्पेयर होंगे, जबकि वैक्सीन अभी भी उनके अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारा ये अनुमान है कि बाकी लोगों के संक्रमण की वजह से बच्चों का भी संक्रमण अभी तक काफ़ी हद तक हो चुका है, जिस वजह से वो शायद इस बीमारी से अभी बचे रहेंगे। तो इतने पैनिक होने की सिचुएशन अभी फिलहाल नहीं है। डॉक्टर पाठक, यही बात एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कही। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए थे और कहा था कि उनको नहीं लगता कि बहुत छोटे बच्चे इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि 15 वर्ष से ऊपर यानी किशोर और युवा 25 वर्ष तक के युवा इससे प्रभावित हो सकते हैं। 18 वर्ष या उससे ऊपर तो वैक्सीन लग भी रही है।
क्या वजह है इसकी कि ये ग्रुप प्रभावित हो सकता है तीसरी लहर में? देखिए, वजह ये है कि जो मैक्सिमम जो वैक्सीनेशन है वो 18 साल के ऊपर हो रही है जी। अभी भी पूरी वैक्सीनेशन अभी तक पूरे सबको हुई नहीं है। जो भी हुई है वो फर्स्ट डोज हुई है, सेकेंड डोज तक नहीं गई है जी। तो फर्स्ट डोज से वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी नहीं आती है, वो सिर्फ एक सेंसिटाइजेशन होता है। और सेकेंड डोज वैक्सीनेशन लेने के बाद ये इम्यूनिटी पूरी होती है या एंटीबॉडीज बननी शुरू होती है। तो हम लोग को ये चीज़ वेट करनी पड़ेगी कि पूरी वैक्सीनेशन पहले ड्राइव खत्म हो, तब जाके ये इम्यूनिटी बेटर आएगी। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है कि क्या कोरोना वायरस खुद में वापस से म्यूटेशन लेके आता है या बदलता है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने ये नहीं देखा कि अभी कोई दूसरा कोरोना वायरस फिर से एक म्यूटेशन ले रहा हो जो जानलेवा या खतरनाक साबित हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जो अभी बताना मुश्किल है। हाँ, थर्ड वेव आने की संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि लोग अभी हमारे पूरे तरीके से जैसे सेकेंड वेव कम होती चली जा रही है तो लोग प्रिकॉशंस भी कम ले रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर प्रिकॉशंस हर आदमी या हर नागरिक लेगा हमारे देश में तो थर्ड वेव नहीं आएगी। तो इसका अनुमान लगाते हुए ये है। लेकिन जो कम उम्र के लोग हैं उनको संक्रमित होने के चांसेस यही है क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं हुई है या कोरोना वायरस कुछ तरीके से चेंजेस हो जाए इसलिए, और कोई अलग तरीका नहीं। ठीक है डॉक्टर पाठक, आपने महत्वपूर्ण बात कही, इस बात पे आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन ब्लैक फंगस पे बात भी करना आवश्यक है। डॉक्टर मनदीप बसु उसके लिए हमारे साथ है और हमारे साथ होम्योपैथिक इलाज पे बात करने के लिए डॉक्टर बख्शी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर बख्शी, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर मनदीप बसु, ब्लैक फंगस इतना भयावह रूप से सामने आया पिछले दिनों प्रदेश में और देश में कि लोग डरे हुए हैं। अचानक इसके भी केसेस बड़े हमने देखा, बहुत सारी जगहों से केसेस, बड़े बड़े हॉस्पिटल से केसेस रिपोर्ट हुए, उन लोगों के भी केसेस रिपोर्ट हुए जो कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो चुके थे, और ऐसे भी केसेस आए जहां पर संक्रमण नहीं हुआ था, उनमें भी ब्लैक फंगस डिटेक्ट हुआ। सर, ये क्या चीज है, ये कैसे संक्रमित कर रहा है, इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो कोई नई बीमारी नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा। ये पहले भी थी, एज आई डॉक्टर हमारे पास पहले भी ब्लैक फंगस के केसेस आते थे जी। अभी इसलिए ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज इस टाइम जो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड लोग बहुत है आफ्टर कोविड, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है, जिन्होंने स्टेरॉइड्स का बहुत यूज किया है और उसके बाद उनकी डायबिटीज बढ़ी, इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है। और ऐसा नहीं है कि कोविड वालों को ही हो रहा है, पहले भी ये जो भी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज पेशेंट होते थे, जैसे जिनको डायबिटीज है या कैंसर पेशेंट्स जो कीमो लेते थे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती थी, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती थी, तो उनमें भी ये काफी केस देखे जाते थे। पर यह है कि पहले जो इसमें मेडिसिन नहीं थी तो 90% ऑफ द पेशेंट्स में डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते थे। लेकिन अब क्या है कि जो एंटीवायरल्स आए हैं, जो इंजेक्शन आए हैं, तो इसमें काफी लोग बच जाते हैं इससे जी। तो आपको लगता है कि ये पहले से बीमारी थी लेकिन इम्यूनिटी लोगों की कम हुई, किसी की कोरोना की वजह से, किसी की दूसरे कारणों से, और उसके बाद उन पर अचानक ही अटैक हुआ है, इसके लिए कोई बहुत खास बात जिम्मेदार नहीं? देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है ये एनवायरनमेंट में है, आप सैंड में है, डस्ट में है, तो ये हमारे नाक और मुंह से पहले भी बीच जाता था, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से तो ये हमको अफेक्ट नहीं करता था, तो डेंजरस नहीं होता था। लेकिन अभी इस टाइम आफ्टर कोविड, जो कोविड रिकवरी के बाद भी पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, तो उनको ये ज्यादा परेशान कर रहा है, ज्यादा डेंजरस है। और ये नाक से होते हुए फिर आंख में जाता है, इसकी जड़ें आंख में जाती हैं एंड फिर बोन्स तोड़ते हुए दिमाग में भी जाती हैं। तो इसमें अगर हम आंखों की बात करें तो आंखों में सार आइज की प्रॉब्लम होती है, हमें रेडनेस आ जाती है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कंजक्टिवाइटिस है या ये ब्लैक फंगस का इफेक्ट है, लेकिन उसको हम नाक के द्वारा पहचान सकते हैं। ये ब्लैक कलर की क्रस्टिंग कर लेता है और उस क्रस्ट से हमें पता लग सकता है कि हाँ ये ब्लैक फंगस ही है। तो कुछ लोग डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आंखों में जो इफेक्ट आ रहा है उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे किसी की आंख जो है, आई बॉल है, वो बड़ी हो जाती है, किसी की आईलेट गिर रही है, डबल विजन की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन दैट केस मैं चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट जिसको अगर आंखों में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे और अपना टेस्टिंग कराए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि
आँखों में और नाक के जरिए ऐसा हो सकता है और बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब होम्योपैथिक के एस्पेक्ट पे बात करते हैं। डॉक्टर SPS बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बख्शी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन साइंस है, एक ऐसी विधा है चिकित्सा की, जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत गहरा यकीन रखते हैं और बहुत से लोगों को बहुत सारे शक हैं, बहुत सारे उनको संदेह हैं उनके मन में। तो अभी कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया जिनको माइल्ड इन्फेक्शन थे। ये कैसे संभव हुआ और होम्योपैथिक इलाज कितना कारगर है सर? मैं पहले से एक बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ जी कि आप सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, इम्यूनिटी। जी जी आपको इम्यूनिटी के लिए समझना पड़ेगा, इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए क्या करना चाहिए हमारे को। जो 3 प्रिंसिपल्स है वो उसको तो आपने फॉलो करना ही करना है। नाक को कवर करना है, डिस्टेंस रखना है, हाथ धोने हैं। लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्टीम इनहेलेशन दिन में 2 बारी कम से कम लीजिए, सुबह शाम। और अगर किसी हॉस्पिटल में गए हैं या किसी क्राउडेड प्लेस में होके आए हैं तो आपको दिन में 3 बारी स्टीम इनहेलेशन लेनी है जी। स्टीम से आपकी कंजेशन एलर्जी से कंट्रोल रहेगी। जी प्लस साथ में इसके होम्योपैथी के साथ या एलोपैथी के साथ आपको अलोम विलोम जो योगा में बताते हैं ये बहुत जरूरी है आपके लिए। लोग बैलूनिंग बोलते हैं, करो, नाक बंद होने मत दो, ठंडी चीजें मत खाओ। डाइट प्रिकॉशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ठंडी खट्टी चीजें खा रहे हैं और आपकी गला सेंसिटिव है एलर्जीज की वजह से, तो इन्फेक्शन पकड़ी जाती है आपको। नहाने के बाद सुबह मैंने देखा है कि सरसों का तेल लगाना नाक के नॉस्ट्रिल्स में बहुत जरूरी है। और जैसे सिम्टम आए, कॉन्फिडेंट, अभी सब डॉक्टर्स ने इतने केसेस नहीं देखे हैं, सबका जो एक्सपीरियंस है लिमिटेड है जी ब्लैक लिस्ट के ऊपर। लेकिन अगर प्रिकॉशंस लिए जाए और शुरू से ही तो पकड़ा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब प्रॉब्लम देश की क्या है कि जैसे फ्रीडम मिलती है लोग भागते हैं और मास्क पर चिन मास्क बना लेते हैं। थिंग्स वेरी लाइटली। शादी के फंक्शन बड़े कर रहे हैं, आपको फंक्शन में जाना ही नहीं है, अब मना कर दीजिए कि ये साल तो मेरे को अपने आप को जीना है। जीने का क्या है, आपको अलग रहना है जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं होगी। जैसे दिल्ली में आज 250 केसेस आ गए हैं, लेकिन अगर प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो वही हाल हो जाएगा। 2 महीने में थर्ड वेव आएगी और 30,000 केस। और आप ध्यान से देखो, ज्यादा लोग मर नहीं रहे इसमें, ओनली 1%। इस बारी सेकंड वेव में ज्यादा लोग मरे हैं जी। अगर आप प्रिकॉशन लेंगे और साथ में इम्यूनिटी के लिए होम्योपैथी दवाई लें, और मैं तो एक स्टेप और आगे बोलता हूँ जी, आप एलोपैथी में ले रहे हैं, साथ में होम्योपैथी भी लीजिए, नेचुरोपैथी भी करिए, योगा भी करिए, सो दैट ये साल आपका ठीक टाइम निकल जाए जी। I hope you understand what I'm saying. बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बख्शी, आप कह रहे हैं कि एलोपैथ के साथ साथ भी होम्योपैथ का प्रयोग किया जा सकता है और बहुत डिसिप्लिन रहना होगा, बहुत अनुशासित रहना होगा, बिल्कुल भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से बचना है। यही आपकी बात का लब्बुल लुआब था। हम बात को आगे बढ़ाएंगे, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको समझना आप सभी से बहुत आवश्यक है। और डॉक्टर दिव्यांग पाठक से हमने बात शुरू की थी। डॉक्टर पाठक, आप बता रहे थे कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, हाँ 15 से 25 वर्ष की आयु के जो किशोर हैं, जो युवा हैं, उनको बहुत संभाल कर रहना है, बहुत सतर्क रहना है ताकि वो अपना बचाव कर सकें। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप मेडिसिन के लेवल पर या जीवन शैली के स्तर पर उनके लाइफ में अगर आप जोड़ना चाहें, उन्हें बताना चाहें तो अवश्य बताएं। देखिए, मेडिसिन के लेवल पे अगर आपको सुनना है, ये जानना है, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन, सबसे पहली चीज हम लोग को ये समझनी होगी कि जितनी भी एजिथ्रोमाइसिन है या आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, इस तरह की मेडिसिन, रेमडेसिविर, बहुत सारी मेडिसिन बीच में आई और बहुत ये हुआ कि ये सारी चीज़ें मेडिसिन देनी है। बट इनके जितने भी स्टडीज आए उस पर ये निकल के आया कि ये मेडिसिन कारगर नहीं है, ये इस पे इफेक्ट नहीं करती है। तो पहले हम लोग को ये समझना है कि जो स्टडी बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं उस पे हम लोगों को स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई बच्चे को, जैसे बच्चों में सिम्टम्स और बड़ों में सिम्टम्स अलग अलग आते हैं जी। बच्चों में सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ खांसी, सांस फूलना, सिर्फ सैचुरेशन कम होना, यही ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि उनको सिर्फ दस्त हो, सिर्फ पेट में दर्द हो, सिर्फ लैट्रिन हो रही हो, उल्टियाँ हो रही हो,
ये भी ऐसे कोरोना के पेशेंट्स हो सकते हैं। जी जी। तो ऐसे बच्चों में हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ये देखते हैं कि पहले कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था, और जो ट्रीटमेंट होता है वो वैसे ही ट्रीटमेंट होता है जैसे पहले किसी एक नॉर्मल वायरल पेशेंट के बच्चे के ट्रीटमेंट करते थे। ठीक। उसमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट अलग से नहीं करते। जी जो नया एक एंटिटी आ रहा है MIS-C करके, जी। जो सीरियस एंटिटी है, उस पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे आपके बहुत ज्यादा फीवर आना बच्चे को 103 102 लगातार 2-3 दिन के लिए, या आंखें लाल होना, जी, जी। रैशेस आ जाना, बहुत ज्यादा लैट्रिन होना, तो उसमें आप बिल्कुल भी अपने इसको ये आपने बहुत lightly ना लें महत्वपूर्ण और डॉक्टर पाठक बताई बात आपने। ये भी सिम्टम हो सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को जरूर नोट करना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। डॉक्टर मनदीप, आपसे हम ब्लैक फंगस की बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरा ये आखिरी सवाल है, मैं चाहूँगा कि कंक्लूडिंग जो रिमार्क है आपका वो दर्शकों को आसानी से समझ में आए। क्या उनको बातें ध्यान में रखनी है जो तत्काल उनको नोटिस करते हुए डॉक्टर के पास जाना है अगर इस प्रकार की कोई आशंका दिखाई दे तो? तो उनसे मैं यही कहूंगा कि वो गार्डनिंग ना करें, मिट्टी में ज्यादा ना जाएं, दे हैव टू वेयर द मास्क। और इवन कोविड के दौरान भी जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो घर से आइसोलेट होकर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर पे यूज कर रहे हैं उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है उसको सही से स्टेराइल करें, जो उसमें पानी यूज होता है उसको रोज चेंज करें, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि इसका यूज कैसे करते हैं जो घर से ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे, बिकॉज बेड्स अवेलेबिलिटी नहीं थी। जी। तो आगे इस चीज का ध्यान रखें। डायबिटीज पेशेंट्स जो हैं उनको भी बहुत ध्यान रखना है इस टाइम, क्योंकि आप देख रहे हैं कई स्टेट्स ने इसको एपिडेमिक ब्लैक फंगस बता दिया है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को हो रहा है। तो डायबिटीज पेशेंट्स को भी बड़ा ध्यान रखना है। जो इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनको भी इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी डस्ट में बाहर ना निकले, एंड अभी क्योंकि गार्डनिंग का बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, दे वांट टू टेक ऑक्सीजन, उनको अच्छा लगता है पेड़ों के पास जाना, तो उससे अभी दूर रहें। जी जी जी, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि गार्डन से भी अभी दूर रहना है फिलहाल, और कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। डॉक्टर बख्शी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आखिरी में कही थी कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये पूरे वर्ष कर सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी ऑप्टिमम पर रहे और आपकी सुरक्षा हो सके। इसी बात को कंक्लूड करिए सर। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि हमने होलिस्टिक हॉस्पिटल में ही अप्रोच रखी है, उसमें किसी की ईगो नहीं आ रही है, हमने पेशेंट को ठीक करना है। इसलिए साथ में मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। जिसका गला सेंसिटिव है, ठंडी खट्टी चीजें नहीं खानी है, गले में इन्फेक्शन नहीं आने चाहिए, कागज करना, स्टीम लेना है और सरसों का तेल लगाना है और दूर डिस्टेंस रखना है। सब डिस्टेंस के ऊपर जोर लगा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखो, बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। और डाइट में अगर खाने में कोई बात अगर आप मेंशन करना चाहें जो बिल्कुल ही लेनी है सभी को? भाई लेने के मैं नहीं बोलूंगा कि वो गलती से ओवरडोज हो जाएगी। एक्सरसाइज, कोक, पेप्सी, ठंडी एरेटेड ड्रिंक्स, जिनका गला सेंसिटिव है, ठीक है, ठीक, उनको ये चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर पाठक, डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर बख्शी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी उपयोगी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो चाहे वो बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन के होने की बात हो, तीसरी वेव में, या ब्लैक फंगस का खतरा हो, या होम्योपैथिक दवाओं का ट्रीटमेंट हो, इस पर आपने अभी उपयोगी जानकारियां ली। आशा है आपको इससे लाभ अवश्य होगा।